ना, अपने अभी सभी साथियों से अपने सेशन को शेयर कर दो, है ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सतत विकास लक्ष्य, है ना। हाँ सर जी, आवाज सही से नहीं आ रही है। अब हैं कि सतत विकास का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यूं होता है कि यहाँ पर हम है वो किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं, है ना। हम जीवन यापन कर रहे हैं। अभी सभी जो दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब हम जीवन जीते हैं तो हम किसी ना किसी चीज का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर जो पृथ्वी में, है ना, हम बात करें जो हमारे वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो भगवान ने जो हमें, जो भी ईश्वर है, भगवान है, जो भी हम सुपर नेचुरल पावर है इसको मानते हैं, उसने हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी है। बहुत सारी चीजें कैसे दी है कि हमने बहुत सारी चीजें हैं जिसका पता लगाया है, उसका हम यूज कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति जब जीवन जीता है तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, उसका यूज करता है। जिस प्रकार हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, हम बिजली का यूज कर रहे हैं, हम पानी का यूज कर रहे हैं, हम दुनिया भर की चीजों का यूज करते हैं। तब एक व्यक्ति है वो जन्म से लेकर ना मृत्यु तक पहुंचता है, उसके बीच में बहुत सारी चीजों का यूज करता है। तो यहाँ पर जो सतत विकास लक्ष्य है, जो SDG है, उसमें हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम इस प्रकार चीजों का यूज करें कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी वो चीजें हैं वो बच सके। कैसे कि हम मान लो कि यहाँ पर प्रदूषण फैला रहे हैं, तो हम इतना कम प्रदूषण फैलाएं कि जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके पास में भी क्या हो कि वो ज्यादा परेशान ना हो। साथ ही मान लो कि हम पेट्रोल है ना, तो जीवाश्म ईंधन है उसका हम इतना ज्यादा दोहन करें, इतना ज्यादा दोहन कर लें कि आगामी जो पीढ़ियां हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पेट्रोल वगैरह बचे ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं किया जाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, सतत विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखो बात करें, ये विकास की अवधारणा है। ये क्या है, विकास की अवधारणा है जिसमें वर्तमान मानव समुदाय भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के से समझौता किए बिना अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। कि हम ये नहीं सोचे कि आगे आने वाली पीढ़ी के साथ जो होगा वो हो जाएगा, अपने को क्या मतलब, अपने को अपने जीवन से मतलब है, ऐसा नहीं सोचा जाता है। इस अवधारणा में ये सोचा जाता है कि हम अभी जी रहे हैं उसके बारे में तो सोचे ही सोचे। भाई आप सोचोगे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हम बात करें भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ये किसके लिए बढ़ती जा रही है ना। ये किसके लिए है भाई, अपने जो आप अभी देख रहे हो, जो मैं देख रहा हूं, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 20-30 साल में इतना बड़ी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी आएगी, है ना, जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, उसमें बड़ी समस्या आने वाली है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो पानी की समस्या है, आप सोच सकते हो कि अपने जो दादाजी वगैरह है, जब वो हमारी उम्र के थे, आपके दादा या परदादा जब हमारी उम्र के थे, अभी जो आपकी है जब उस एज के थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि पानी भी कभी बोतल में बिकेगा, है ना। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि पानी की भी समस्या कभी जीवन में आ सकती है क्या, क्योंकि उन्हें लगता था अथाह पानी बड़ा है, जमीन को खोदते जाओ पानी निकालते जाओ, जमीन को खोदते जाओ पानी निकालते जाओ, है ना। ये सिस्टम उन्हें लगता था ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पानी भी कभी खत्म हो जाए, है ना। उनको ये कभी नहीं लगता था कि पानी भी कब तक खत्म हो सकता है या पानी भी कभी बोतल में बिकने लग जाएगा। ऐसी चीज उन्होंने नहीं सोची है। लेकिन फिर क्या हुआ, ऐसी चीजें देखने को मिली है। अब आप ये सोचो कि हमारे दादाजी ने कभी ये नहीं सोचा कि पानी खत्म हो जाएगा, जब उनको पता था इतना पानी है हमारे पास में, है ना। आप सभी गांव से, है ना, हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। आपने देखा होगा कि अपने जो गांव है उसके आसपास में पहले बहुत पानी थे, बहुत सारे कुएं थे हमारे पास में। लेकिन अब क्या स्थिति बनी हुई है, अभी ये स्थिति बनी हुई है कि लगभग गांव के जो कुएं हैं वो आपको सूखे हुए नजर आएंगे। या हम जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरा गांव है, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि या तो स्लाइन वाटर है पानी में, है ना, जो खारा पानी है वो ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि मैं नागौर डीडवाना कुचामन से आता हूं, तो यहाँ पर हमारे स्लाइन वाटर की ज्यादा समस्या है। या फिर यह देखने को मिलता है कि पानी है वो कुएं में है ही नहीं, और कुएं है वो सूख गए हैं। तो ऐसी समस्या भी देखने को मिली है क्योंकि हमने सही तरीके से उसका यूज नहीं किया है। हमने, है ना, जो भूमि है उसको रिचार्ज करने का हमारे पास में कोई भी प्लान नहीं था। हमने कभी भी किसी ट्यूबवेल को रिचार्ज करने का प्रयास भी नहीं किया और उसके लिए कोशिश भी नहीं किया। लेकिन हमें जहां पर जो विश्व है वो इस अवधारणा पर लेकर है, ये जो हम बात करें SDG है, सतत विकास है, वो ये है कि हमारा भी डेवलपमेंट हो सके। भाई सतत विकास में सभी पूरी दुनिया है वो क्या चाहती है कि हमारा डेवलपमेंट हो, हमारा विकास हो। सभी देश ये चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट के कॉस्ट है, समझ रहे हो, है ना। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसकी एक कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है कि यदि हम उद्योग, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, उद्योगीकरण को हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तब होगा क्या, जितनी ज्यादा हम औद्योगिकरण को बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, प्रदूषण होगा, है ना। जितना ज्यादा प्रदूषण होगा वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं को पैदा करेगा, है ना। हम बात करें जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। तो एक समस्या है ना, ये समस्या हमारे लिए तो कम है, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए ज्यादा समस्या है ना। अपने लिए तो हो सकता है ये छोटी मोटी समस्या है, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी रहेगी उसके लिए ज्यादा समस्या रहेगी। तो यहाँ पर सतत विकास का मतलब ये है कि एक ऐसी अवधारणा है जिसमें वर्तमान मानव समुदाय है वह भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को, कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाली जनरेशन है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उससे समझौते किए बिना, मतलब
ये नहीं सोचता कि आगे जो होगा वो देखा जाएगा, है ना, मतलब आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हमें क्या करना है, समझौता किए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम बोलते हैं सतत विकास कर रहा है। कि हम दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन है उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, और हम अपना भी विकास करते जा रहे हैं। क्लियर बात है? हाँ जी, नमस्ते, बिल्कुल आपको भी नमस्ते संगीता जाट, है ना। यहाँ पर आगे बात करें, अब क्या हुआ था कि सबसे पहले ये अपनाया कब गया, है ना, इसके बारे में चर्चा सबसे पहले कब हुई, तो याद रखना कि यहाँ पर, है ना, ब्रिटलैंड आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, है ना, ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी कब, 1987 में, और वहां पर आधिकारिक रूप से सतत विकास को परिभाषित किया गया था। भाई सतत विकास का मतलब है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले 1987 में इसके बारे में बात की गई थी, एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है आपके ब्रिटलैंड रिपोर्ट, है ना, ये आई थी 1987 में। उस समय सबसे पहले सतत विकास है उसके बारे में परिभाषा दी गई थी, इसके बारे में बताया गया था कि भाई सतत विकास होता क्या है, सतत विकास का मतलब क्या है कि हम भावी पीढ़ी है उसके जो अधिकार है, उनकी जो आवश्यकता है उसका समझौता न करके, है ना, विकास करें, उसे सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी सर, आपकी वॉइस गौरव सर जैसी है। कौन से गौरव सर बेटा, कौन से गौरव सर जैसी आवाज है? हाँ, एमसीक्यू कराइए सर, बिल्कुल एमसीक्यू ही करवाएंगे। अभी आपका, है ना, कंप्लीट हो गया है, इसके बारे में हम जब आपके एग्जाम नजदीक रहेगा तब उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, हाँ, आगे बात करें, देखो 25 से 27 सितंबर 2015 को क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वां एक सत्र चल रहा था, है ना। कब की बात है, 25 से लेकर 27 सितंबर 2015 को हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका 70वां सत्र चल रहा था। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग मतलब अपने को पूरे जो हम बात करें पूरा जो वर्ल्ड है उसको हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसे हमें चेंज करना है। अच्छा कुमार गौरव सर, चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, 2030 ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030, मतलब यहाँ पर एक लक्ष्य रखा गया था कि हमें क्या करना है। कब की बात है, 2015 की बात है। 2015 में हमने ये लक्ष्य रखा कि हमें क्या करना है कि 2030 तक हमें ये जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसको बदल देना है ना। कैसे बदल देना है, सतत डेवलपमेंट के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमें क्या करना है, इसको बदलना है। ठीक है, यहाँ पर एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये शीर्षक के साथ एक दस्तावेज है, उसको अपनाया गया था। कब की बात है, 25 से 27 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र है ना, यूनाइटेड नेशन है, वहां पर एक 70वां सत्र चल रहा था, और वहां पर हमने क्या किया, वहां पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक से एक दस्तावेज था, उसको अपने अपना लिया। और इससे पूर्व यहाँ पर 8 क्या थे, एमडीसी थी। अभी हम बात करें 17 क्या है ना, आगे बात करेंगे 17 क्या है ना। यहाँ पर हमारे पास में गोल है, 17 गोल्स पर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करें पहले, इससे पहले क्या थे, 8 है वो एमडीजी थे। एमडीजी मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। अभी कितने हो गए हैं, अब टोटल 70 गोल्स के बारे में हम बात करते हैं। अभी कितने हैं लक्ष्य, तो 17 क्या है, सतत विकास के लक्ष्य हैं। और यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो कितने हैं, 169 टारगेट है। और 1 जनवरी 2016 को ये प्रभावी हुए थे, है ना। हमने पहले बात की थी कि भाई यहाँ पर ये जो शीर्षक से दस्तावेज प्रिंट हुए थे वो कब हुए थे, वो 2015 में। और उसके बाद में 2016 में क्या हुआ कि इसे, है ना, प्रभावी किया गया। अवधि कब से कब तक, तो हमने कहा भाई 2030 तक करना है। 2016 से शुरू होकर 2030 की अवधि हमने ली थी, है ना। और यहाँ पर 248 जो संकेतक हैं उसके बारे में बात की, ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। आगे देखें, आगे बात करते हैं 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई भी पीछे ना छूटे। भाई हमने सार्वभौमिक सिद्धांत लिया, वसुदेव कुटुंबकम के बारे में हमने, है ना, हम राजस्थान जो इंडिया है वो वसुदेव कुटुंबकम के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर विश्व ने कहा था भाई हम सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो सिद्धांत है उस पर बात करते हैं कि भाई कोई भी हमारे पास में यहाँ पीछे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ना। लक्ष्यों को मापने के लिए 248 वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क है, वो भी हमने किया। भाई लक्ष्यों को कैसे मापेंगे, तो हमने 248 इंडिकेटर्स के बारे में हमने बात की। एसडीजी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, भाई कोई सा देश ऐसा नहीं कि भाई आपको एसडीजी है वो आपको कानूनी रूप से मानने होंगे, यहाँ पर ये बाध्यकारी नहीं है। सितंबर 2019 में आयोजित एसडीजी शिखर सम्मेलन में शेष रहे 10 को जो बात करें शेष रहे जो डिकेड्स ऑफ एक्शन, जो 10 साल है उसको हमने क्या माना कि ये क्या है, कार्रवाई दशक है के रूप में घोषित किया गया। ये ना कि जो शेष रहे जो 10 साल थे ना, जो बच रही 2019 में ये कहा कि भाई 10 साल बचे हुए हैं, है ना। 2019 का मतलब क्या हुआ, 2030 में हमने कंप्लीट करना है, तो 11 साल बचे थे, तो हमने कहा भाई ये क्या है, ये 10 साल है। ये कौन से है, ये है डिकेड ऑफ एक्शन। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो कार्रवाई के दशक के रूप में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बात करें भाई इसमें एजेंडा 2030 में केंद्र में महत्वपूर्ण जो आयाम है वो क्या है, 5P है। 5P क्या है भाई साहब, तो 5P है। एक तो आपके कौन सा, तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले है प्लेनेट। प्लेनेट मतलब ग्रह,
हमें क्या करना है, इस ग्रह को सुरक्षित करना है। इसको क्या करना है, सुरक्षित करना है, इसका दोहन नहीं करना है हमें, है ना। सभी के लिए है ग्रह, ये अपनी जो जमीन है, भूमि है, ये अपने लिए नहीं है, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भी है ना। अपने को ये नहीं सोचना है कि ये तो खेत मेरा है, मैं चाहे पेस्टिसाइड डालूं, चाहे मैं उर्वरक डालूं, चाहे मैं जैविक खाद डालूं, मेरे जो जच्चे वो डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बात है। ये जो जमीन है वो आपकी तो है ही है, मालिकाना हक आपका है, लेकिन ये आपके आने वाली पीढ़ियों का है। ये पूरी पृथ्वी है वो सभी की है। समझ गए मेरी बात? हाँ जी सर, आप भी लेफ्ट हैंड से लिखते हैं? बिल्कुल, मैं भी लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। हाँ फिर आगे बात करें कि है ना, फिर बात करें कि हमें क्या करना है, पीस की तरफ बढ़ना है, शांति, है ना। हमें क्या करना है, पूरी पृथ्वी को एक समझना है और हमें यहाँ पर शांति के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी इसमें एक आयाम है 5P में, एक क्या है, हमें शांति के बारे में, पीस के बारे में बात करना है। हमें किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में बात करना है। हम साझेदारी के रूप में हम क्या करने वाले हैं, पूरी पृथ्वी को विकसित करने वाले हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो सारे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है वो यहाँ से मिलकर आती है कि हमें सबको एक मिलकर एक पृथ्वी, है ना, यहाँ पर, है ना, एक पृथ्वी, प्लेनेट, पीस, है ना, पीपल, है ना। बात करें कि यहाँ पर साझेदारी, पार्टनरशिप और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, है ना। भाई हम क्या करेंगे, कुल मिला के जो 5P है ना, उसका मतलब क्या है, प्लेनेट, है ना, हाँ ना। एक पी का मतलब प्लेनेट है, इसका मतलब पीस है, एक का पार्टनरशिप है, एक का प्रॉस्पेरिटी और एक का मतलब है पीपल। ये मतलब हम सब ये मिलकर है वो क्या करने वाले हैं, डेवलपमेंट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखें। हाँ सर, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसके सूची के बारे में। अब ये कितने हैं, तो ये 17 लक्ष्य हैं। क्या है, 17 लक्ष्य हैं। हमें सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये सर ये क्लास जेल प्रहरी के लिए भी है क्या? बेटा जेल प्रहरी के लिए नहीं है। जेल प्रहरी के लिए आपकी जो क्लास है वो है करंट अफेयर की। सुबह जो 8 बजे क्लास होती है ना, उसमें ये जो आपके इकोनॉमी सर्वे है ना, इसके जो ऐसे पॉइंट्स, इकोनॉमी सर्वे के ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं सुबह वाली क्लास में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो जो जेल प्रहरी के स्टूडेंट है उनके लिए सुबह क्लास होती है 8 AM पर, है ना। आप वहां पर क्लास देखा करो। ठीक है, हाँ। यहाँ पर बात करें आपके सतत विकास लक्ष्यों की सूची के बारे में, है ना, तो कितने 70 क्या है हमारे लक्ष्य हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें सबसे पहले गरीबी का अंत। हमें क्या करना है, गरीबी का अंत करना है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल है 17 गोल्स, उसके बारे में जो पहला गोल है वो कौन सा है, फर्स्ट जो गोल है वो है कि हमें गरीबी का अंत करना है। क्या करना है, पॉवर्टी है उसको हटाना है, गरीबी का अंत करना है। दूसरी बात, हमें भूखमरी समाप्त करनी है। हमें क्या करनी है, भूखमरी समाप्त करनी है। हमने आरोग्य और कल्याण करना है कि भाई रोग है वो नहीं रहे, लोग हैं उनका कल्याण होता रहे। इसके लिए हमें लगातार क्या करना है, कार्य करते रहना है। ठीक है, हाँ जी। फिर आगे बात करें कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बात करना है। हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ना है। किसकी तरफ, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इसके बारे में भी यहाँ पर बात की हुई है। पहली बात, गरीबी का अंत करना है, भूखमरी समाप्त करनी है ना। और क्या करना है, हमें आरोग्यता और कल्याण की तरफ बढ़ना है। हमें क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन है उसकी तरफ हमें काम करना है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू JP मोड, बहुत धन्यवाद आपका, है ना। हाँ क्या समझे, पहली बात तो हमें गरीबी का अंत करना है, भूखमरी हमें समाप्त करना है, हमें आरोग्य और बात करें कल्याण के बारे में हमें बात करना है, हमें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन है उसकी तरफ बढ़ना है, ये गोल है। फिर बात करें कि हमें लैंगिक समानता है वो लेकर आनी है, कि लिंग के आधार पर जो भेद हो रहा है उसे हमें कम करना है। यहाँ पर जो लड़के हैं जो लड़कियां हैं उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, सारे जो है वो समान रूप से काम करें, ये हमें काम करना है। बेटा मान गया मैं, हाँ, मैं बिल्कुल मान गया हूँ आपकी बात से, मैं पूरा सहमत हूँ कि है ना आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, है ना, समझ गया मैं। ठीक है, हाँ डट जा भाई, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन समानता के बारे में बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई है ना, लड़की और जो लड़का है उसके बारे में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, है ना, जो जेंडर इक्वलिटी है वो होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये बात किसमें की गई है, 5th में। 6th में क्या बात की गई है, शुद्ध जल और स्वच्छता। भाई हमें क्या करना है, पृथ्वी में रहने वाले सभी जो लोग हैं, सभी नागरिक हैं, उनके पास में शुद्ध जल पहुंचाना है। किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, हमें सस्ते दरों पर क्या मिलनी चाहिए, ऊर्जा मिलनी चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए और स्वच्छ ऊर्जा मिलनी चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब क्या हुआ है कि हमें है ना जो गैर नवीनीकरणीय स्रोत है ना, उनसे ऊर्जा प्राप्त ना कर जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है वहां से हमें क्या करना है, ऊर्जा प्राप्त करना है। कैसे, हमें सूर्य जो सोलर एनर्जी है उस पर हमें काम करना चाहिए, जो पवन एनर्जी है, जो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है उन पर हमें काम करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो किफायती और स्वच्छ ऊर्जा की बात की जा रही है ना, हमें सम्मानजनक कार्यों एवं आर्थिक विकास करना है ना। सम्मानजनक हमें क्या करना है कि भाई जो प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या करे, सम्मानजनक जीवन जिए, है ना, और आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत हो, उनकी पर कैपिटा इनकम है ना, प्रति व्यक्ति आय है उसमें क्या हो कि बढ़ोतरी हो, है ना, पर कैपिटा इनकम में भी क्या हो, बढ़ोतरी हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लगातार काम करने चाहिए। तो ये 8 गोल है, एक गोल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले गरीबी,
फिर भूखमरी, सबसे पहले गरीबी का अंत करना है, फिर भूखमरी का अंत करना है, फिर आरोग्य और कल्याण करना है, फिर हम बात करें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ हमें काम करना है, लैंगिक समानता, पांचवा कौन सा है, हमें लैंगिक समानता करना है, जेंडर इक्वलिटी है उसकी तरफ हमें काम करना है, शुद्ध जल हमें पहुंचाना है, और फिर बात करें कि ऊर्जा के बारे में बात की गई है, फिर हमें बात की गई है आर्थिक विकास के बारे में। ये 8 गोल है। फिर आगे बात करें उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, हमें क्या करना है, जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी नवाचार करने हैं, उसका भी क्या करना है, डेवलपमेंट हमें करते रहना है। फिर बात करें असमानताओं में कमी लाना है ना। असमानताओं में कमी मतलब कि भाई कोई है वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, या किसी के पास में वो उसके पास में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। बात करें जो अवसर है उसकी कमी आ रही है, एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा अवसर प्राप्त हो रहे हैं, एक को बहुत कम हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ये जो असमानता है उसे हमें क्या करना है, जो गरीब अमीर की ये जो असमानता है उसे हमें क्या करना है, कम करना है, कि भाई लोग हैं वो असमानता न रहे, है ना। संधारणीय शहर और समुदाय, हमें शहर और समुदाय अच्छे बनाने हैं। उत्तरदायी उपभोग और उत्पाद, हमें उत्तरदायी उपभोग की तरफ बढ़ना है ना, और हमें उत्पादन पर भी काम करना है। फिर बात करें जलवायु कार्रवाई, हमें जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है ना उस पर भी हमें कार्रवाई करना है। जल में जीवन, जो हम बात करें जल में जो जीवन है उसको भी हमें अच्छा करना है। जल में जो समुद्र में जो जीव है उनके भी बारे में हमें सोचना है, वहां पर भी हमें कार्य करना है। सर आज मैंने एक भी लाइव क्लास नहीं ली है, क्या मुझे पूरी क्लास मिल सकती है क्या? अंतिमा जांगिड़, देखो जांगिड़ साहब, है ना, क्लास है वो सारी मिल जाएगी, सारी जो लाइव क्लास आपने नहीं भी ली है तो भी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिल जाएगी, डोंट वरी, ओके, है ना। आगे बात करें भूमि में जीवन, जो भूमि में जीवन है वहां पर हमें उसका संरक्षण करना है। शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं, तो जितनी भी जो संस्थाएं काम कर रही है उसको सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। उसके साथ साथ जो है ना शांतिपूर्ण हमें न्याय भी देना है, क्या देना है, न्याय भी देना है। और बात करें गोल्स के लिए साझेदारी, अब गोल्स के लिए भाई ठीक है हमने 16 गोल्स के बारे में तो हमने बात की है, लेकिन इसके लिए साझेदारी होनी चाहिए सभी राष्ट्रों की, है ना, सभी देश है वो मिलकर ये काम करना चाहिए। ये किसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके गोल नंबर 17 में। तो ये 17 क्या है, आपकी गोल है ना, ये 17 क्या है, गोल है, एसडीजी क्या है, गोल है। बिल्कुल समझ में आ गए, ये 17 गोल आपको समझ में आ गए। आगे देखो, आगे बात करते हैं सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता। ये हमने सारी जो बात की थी वो विश्व स्तर पर बात कर रहे थे, अब भारत की प्रतिबद्धता है उसके बारे में बात करें, भारत ने क्या क्या चीजें की गई है। तो यहाँ पर बात करें तो याद करें नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। हम बात करते हैं ना हमेशा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग है वो जारी करता है। कौन आयोग करता है, भारत में नीति आयोग है वो एसडीजी इंडेक्स है वो जारी करता है। और ये क्या करता है, जो राज्य है उनके बीच में 0 से लेकर 100 तक का क्या देता है, स्कोर जारी करता है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि यहाँ पर है ना नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया, केरल है उसका प्रथम स्थान है। केरल का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ऐसा हम कई बार पढ़ते हैं ना। और यहाँ पर हम कई बार ये भी पढ़ते हैं कि वो फ्रंटर श्रेणी में है, वो परफॉर्मर श्रेणी में है, वो हम बात करें कि वहां पर अचीवर श्रेणी में है। ये श्रेणी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर सतत विकास के लक्ष्य के लिए, इसके लिए सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग है वो एसडीजी इंडेक्स है वो जारी करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक का जो स्कोर है वो जारी किया जाता है। कहां से कहां तक का, 0 से 100 तक का जो स्कोर है वो यहाँ पर जारी किया जाता है। और ये जो स्कोर है वो किस प्रकार है ना, एक सेकेंड, ये जो इसके बारे में बात करें स्कोर के बारे में, तो ये स्कोर है, क्या काटे पैसे गए काटे मैंने, ये क्या है, ये स्कोर है। कैसे भाई, जिसको 100 में से 100 नंबर मिल रहे हैं तो वो क्या है, अचीवर है, उसने कुछ अचीव कर लिया है, तो वो तो किसकी श्रेणी में आता है, वो अचीवर की श्रेणी में आता है ना। फिर बात करें जिसके अंक है वो 65 से लेकर 99 तक है, वो किसकी श्रेणी में, तो वो आता है आपके फ्रंट रनर। क्या आता है, फ्रंट रनर है, वो सबसे आगे भागने वाला है, फ्रंट रनर है। मान लो कोई राज्य है जिसको कितने अंक मिल रहे हैं, 65 से लेकर 99 तक उसको क्या मिल रहा है, स्कोर मिल रहा है, तो वो क्या है, वो फ्रंट रनर है, वो क्या है, फ्रंट रनर है। आगे देखें, हाँ जी सर। फिर बात करें जिसका स्कोर है वो 50 से लेकर 64 के बीच में है, तो वो क्या है, वो है परफॉर्मर। वो किस श्रेणी में आता है, वो परफॉर्मर की श्रेणी में आता है। फिर बात करें जो 50 से कम है वो किस में आता है, तो वो आता है एस्पिरेंट। वो क्या है, एस्पिरेंट है, वो क्या है, एस्पिरेंट है, मतलब सबसे ज्यादा जिसके नंबर आ रहे हैं वो अचीवर है। फिर आता है फ्रंट रनर, अचीवर, फ्रंट रनर आता है, फिर परफॉर्मर आता है, और फिर क्या आता है, एस्पिरेंट आता है ना। 100 नंबर आ रहे हैं, आप तो ये समझो स्कोर जिसका 100 में से 100 आ रहा है वो गोल है वो अचीवर है। जिसका 65 से लेकर 99 तक आ रहा है वो फ्रंट रनर है। जिसका स्कोर है वो कहां से कहां तक आ रहा है, जिसका स्कोर 50 से 64 तक आ रहा है वो क्या है, वो परफॉर्मर है।
वो क्या है, परफॉर्मर है, और जिसका स्कोर 50 से कम है वो क्या है, एस्पिरेंट है। ये है भाई स्कोर की गणित। आगे बात करें, हाँ जी सर आगे बताइए। आगे बात करते हैं, ये है आपके नीति आयोग द्वारा जारी जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं। कब शुरू हुआ, पहला जो इंडेक्स है वो कब जारी किया गया था, 2018 में। 2018 में पहला जो इंडेक्स है वो जारी किया गया था, है ना। इसको 1.0 नाम दिया गया, है ना। फिर 2019 में जारी किया गया, फिर 20 में, फिर यहाँ पर कोरोना आ गया था, फिर 2024 में इंडेक्स है वो जारी किया गया था। कब, 2024 में। ये 4.0 है। क्या है ये एचडीसी, कौन सा है, 4.0 है। और यहाँ पर टोटल 16 गोल्स के बारे में हमने बात की थी। कितने गोल, टोटल जो 16 गोल्स थे ना उसके बारे में हमने बात की थी। 17 में से 16 गोल्स, है ना भाई। टोटल गोल्स कितने हैं, कितने गोल्स है, तो टोटल 17 गोल्स है। इन 17 में से हमने 16 गोल्स के बारे में बात की थी। एक गोल्स हमने बारे में हमने इसको सम्मिलित नहीं किया था। कौन सा है वो एक गोल, है ना, वो है 14 नंबर। 14 नंबर कौन सा है, तो जल ही जीवन, जल में जो जीवन है इसको हमने शामिल नहीं किया था, है ना। जल में जो जीवन है इसको हमने इसमें शामिल नहीं किया। जो 14 नंबर पे है इसको हमने शामिल नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर बात करें टोटल 16 गोल्स थे, है ना। बात करें यहाँ पर संकेतक कितने थे, तो 113 संकेतक थे, और इंडिया का स्कोर है वो 71 रहा, है ना। बात को ध्यान से समझना। गुड आफ्टरनून सर, बहुत बढ़िया, राधा गुजर, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा राम राम है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, यहाँ पर हम बात करें कि जो भारत का जो स्कोर है वो कितना है, 71 है। आपके पूछे कि बताओ एसडीजी इंडेक्स 2024 में भारत का स्कोर कौन सा है, तो भारत का स्कोर कौन सा है, 24 है। फिर बात करें राजस्थान का स्कोर, तो राजस्थान है उसका 67 स्कोर है ना। कितना है, 67 स्कोर है, फ्रंट रनर है। क्या है, तो 67 का मतलब क्या है कि राजस्थान है वो फ्रंट रनर है। और वहीं बात करें कि यहाँ पर ना स्थान कौन सा आया है, तो राजस्थान को 18वां स्थान मिला है, 18th रैंक मिली है किसको, राजस्थान को। ये थोड़ा सा याद रखना, है ना। 2024 वाला इंडेक्स पूछे तो पहले राजस्थान परफॉर्मर में था, इस बार बढ़कर फ्रंट रनर में आ गया है। और राजस्थान का जो रैंक है वो कौन सी है, 18वीं रैंक है। यहाँ पर बात करें तो ये उत्तराखंड और केरल है संयुक्त रूप से कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। समझे मेरी बात को। हाँ, राजस्थान के कितना, राजस्थान को 67 स्कोर मिला, और 67 जब स्कोर मिला तो राजस्थान किसमें आ गया है, ये फ्रंट रनर में आ गया है। और रैंक कौन सी है, तो 18वां स्थान किसका आया, राजस्थान का आया। कौन सा स्थान आया, 18वां स्थान है वो राजस्थान का यहाँ पर आया था। और यहाँ पर हम बात करें कि उत्तराखंड और केरल है वो प्रथम स्थान में थे। उत्तराखंड और केरल प्रथम स्थान पर, और तीसरे स्थान पर कह सकते हैं हम कौन, दूसरे स्थान पर हम कौन कह सकते हैं, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर था। अंतिम कौन आया, बिहार, और उसके बाद में झारखंड, है ना। बिहार और झारखंड है वो अंतिम स्थान पर थे। आगे बात करें, इसके अतिरिक्त भारत द्वारा यूनाइटेड नेशन में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा, है ना, जो प्रस्तुत की जाती है, जो कि एसडीजी को समाप्त करने की दिशा में प्रगति में है कि हमें एसडीजी गोल है वो अचीव करने हैं। और नीति आयोग द्वारा एसडीजी की मॉनिटरिंग हेतु राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं। वर्तमान में हम बात करें यहाँ पर 284 संकेतक है, 284 क्या है संकेतक, ये किसने है, ये भारत ने कहा है। भारत ने 284 कितने, 284 संकेतक के बारे में बात की थी। देखो याद करो, हमने यहाँ पर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा कि वैश्विक संकेतक कितने हैं, तो 248, है ना। वैश्विक जो संकेतक हैं वो कितने हैं, 248 है। लेकिन जब भारत की बात आई तो भारत ने कहा था भाई 248 नहीं, हम 284 संकेतकों के बारे में बात करेंगे। कितने, 284 संकेतक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर हमने बात की कि यहाँ पर संस्था कैसे प्रकार है, तो सबसे पहले होता है नोडल विभाग, है ना। ये जो एसडीजी इंडेक्स जारी किया जाता है, तो यहाँ पर इस इंडेक्स को जारी करने के लिए, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ऊपर है आपकी कौन, आयोजना विभाग है। फिर बात करें कि यहाँ पर उसको लागू करने के लिए क्या है, तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय है, इसको लागू करने के लिए एसडीजी को कौन है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय है। फिर बात करें राज्य स्तर स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन समिति है वो बनाई गई है, जिसके सचिव कौन है, मुख्य सचिव, जिसके अध्यक्ष कौन है, मुख्य सचिव है। राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन जो समिति है, राज्य स्तरीय एसडीजी जो क्रियान्वयन समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, तो मुख्य सचिव उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और यहाँ पर क्रियान्वयन हेतु यहाँ पर 8 सेक्टर, है ना, वर्किंग ग्रुप है उसमें बांटा गया है। और जिला स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति है वो भी बनाई गई है। कि हमने ये कहा है कि इसकी, है ना भाई, संस्था कैसी है, तो सबसे पहले नोडल विभाग है, आयोजना विभाग। उसके बाद में इसको लागू करने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय है, उसमें प्रकोष्ठ बनाया गया है। फिर हम बात करूं राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। फिर हम बात करें यहाँ पर क्रियान्वयन हेतु 8 सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप है वो बनाए गए हैं, ठीक है। आगे बात करें प्रकाशन, एसडीजी लक्ष्यों पर राज्य की प्रगति में साझा करने के लिए, है ना, राजस्थान एसडीजी स्टेट रिपोर्ट है, उसका 6वां संस्करण है वो जारी किया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, भारत सरकार भी जारी करती है, तो हमने राजस्थान निकाय
कि भाई राजस्थान ने कहा कि हम भी जारी करेंगे, हम भी क्या करेंगे, जारी करेंगे। यहाँ पर 284 क्या है, संकेतक है ना, और यहाँ पर राजस्थान है वो भी जारी कर रहा है। तो राजस्थान ने कहा कि राजस्थान एसडीजी स्टेट रिपोर्ट का 6ठा संस्करण है वो जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट पर प्रथम संस्करण वर्ष 2018 में और 6ठा संस्करण है वो मार्च 2024 में जारी किया गया था। अब बात करेंगे यहाँ पर कि जिलेवार राजस्थान एसडीजी इंडेक्स है, तो जिले के आधार पर भी एसडीजी इंडेक्स है उसे जारी किया गया है। और यहाँ पर बात करें तो राज्य में जिलों के मध्यम स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा है ना, जिलों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा सतत विकास लक्ष्यों के स्थायीकरण हेतु एसडीजी सूचकांक तैयार किया गया है। और यहाँ पर हम बात करें कि जो 5वां जो जारी किया गया है ना, मार्च 2024 में, तो यहाँ पर गोल्स कितने हैं, टोटल 14 गोल्स पर हमने बात की है ना। संकेतक कितने लिए हैं, तो 95 हमने संकेतक लिए हैं। और यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ जो जिला है वो कौन सा है, झुंझुनू है ना। ये राज्य का है, ये राज्य का है। राज्य में स्टेट जो है हम बात करें कि हमने एसडीजी गोल्स है वो जारी किए हैं। तो यहाँ पर मार्च 2024 में रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ नंबर पर कौन आया, झुंझुनू आया है 66.44 पॉइंट्स के साथ। कितना, 66.44 पॉइंट के साथ में। और ये देखो 66 पॉइंट आ रहे हैं, इसके मतलब तो ये किस श्रेणी में आता है, तो ये है आपके फ्रंट रनर, हाँ, फ्रंट रनर की श्रेणी में ये आता है। उसके बाद में नागौर और सिक्कर, और निम्न श्रेणी में कौन आया है, तो यहाँ पर जैसलमेर आया है। कितना, निम्न श्रेणी में जैसलमेर। और ऑल ओवर स्कोर की बात करें तो 59.11 स्कोर हमें यहाँ पर मिला है। सिर्फ झुंझुनू जिला है वो फ्रंट श्रेणी में है, बाकी सभी है वो परफॉर्मर में है। मतलब झुंझुनू है वो किसमें है ना। समझ गए, हाँ जी। सुधांशु पंत है वो क्या है, बहुत बढ़िया है, और राजस्थान के क्या है, मुख्य सचिव है। ठीक है, झुंझुनू है वो फर्स्ट रैंक पर है, फ्रंट रनर अप में। समझ गए मेरी बात को, हाँ जी, क्लियर बात है। हाँ, आगे देखें, बिल्कुल आगे बात करें कि यहाँ पर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। भाई हमने क्या किया, राजस्थान ने क्या किया यहाँ पर कि एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना गोल्स पर हमने एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कब किया गया था, तो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो हमने 4 से 5 मार्च 2024 को हमने इसका आयोजन किया। कहां पर किया गया, तो यहाँ पर जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जयपुर में, वहां पर आयोजन किया गया। किसको हमने बुलाया कि भाई नीति आयोग ने उसको हमारा सहयोग यहाँ पर किया था। और विशेष क्या हुआ कि यहाँ पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड है वो लॉन्च किया गया था। भाई हमने है ना क्या किया यहाँ पर कि खाद्य एवं पोषण जो सुरक्षा है उसका विश्लेषण करने के लिए हमने यहाँ पर डैशबोर्ड है वो जारी किया था। आपसे पूछे कि बताइए क्या ना एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसका आयोजन कहां पर हुआ, तो जयपुर में हुआ। कब हुआ, तो 4 से 5 मार्च 2024 को हुआ है ना। कहां पर हुआ, तो जयपुर में। कहां पर हुआ, जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर राजस्थान खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट है वो जारी की। हमने क्या किया कि यहाँ पर राजस्थान खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट है उसको भी हमने जारी किया खाना। और कब जारी की, सितंबर 2023 में हमने जारी की थी। और जारी किसके द्वारा, तो आयोजना विभाग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से हमने ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें हमने 4 स्तंभ के बारे में बात की। खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न की उपयोगिता, भोजन तक पहुंच और खाद्य स्थिरता के बारे में हमने बात की, जिसमें टॉप रैंक पर कौन आया, हनुमानगढ़ आया। भाई हनुमानगढ़ है, यहाँ पर खाने की कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर खाद्य की उपलब्धता भी है, खाद्य का उपयोगिता भी है, यहाँ पर भोजन तक लोगों की पहुंच भी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें खाद्य की स्थिरता भी है कि भाई हमारे पास में है ना ऐसा होगी इस बार हमारे है ना खाद्य का उपज नहीं हो, उत्पादन नहीं भी हो, तब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में हम आराम से जी लेंगे। तो यहाँ पर टॉप पर तो कौन आया, हनुमानगढ़, और अंतिम में कौन आया, जैसलमेर। आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पर क्या है, उत्पादन खाद्य और पोषण सुरक्षा है, तो इसका मतलब खाद्य का उत्पादन है वो अपने जैसलमेर में यहाँ पर थोड़ी समस्या ज्यादा है। और हनुमानगढ़ समय यहाँ पर IGNP का इनका पानी आता ही है, तो ऊपर कोई प्रकार की दिक्कत है नहीं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, तो ये इसमें फर्स्ट रैंक पे आया था। क्लियर बात है, हाँ जी सर। तो देखो यहां तक सारी चीजें हैं हमने कंप्लीट पढ़ ली है। यहाँ पर जो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आपके सतत विकास लक्ष्य में, तो हमने सारी चीजें पढ़ ली है। ये 17 जो गोल्स है उनको जरूर एक बार देख लेना वापस, है ना। क्या है, गरीबी का अंत, भूखमरी को समाप्त करना, आरोग्य और कल्याण है, फिर है आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, फिर है आपके लैंगिक समानता, है ना। उसके बाद में शुद्ध जल और स्वस्थ किफायती ऊर्जा है वो है, फिर है आपके क्या, आर्थिक विकास। ठीक है, ये 8 यहाँ पर हो गए। फिर आगे बात करें यहाँ पर उद्योग, नवाचार और अवसंरचना में उद्योग करना है, फिर आपके असमानताओं की कमी, हमें असमानता है उसमें कमी लानी है। फिर हम बात करें यहाँ पर हमने शहर और समुदाय के बारे में, उत्तरदायी उपभोग और उत्पाद, जलवायु कार्रवाई, जल में जीवन और भूमि में जीवन, 14
14 तो बात करता है जल में जीवन की और 15 बात करता है भूमि में जीवन में। 14 तो जल के जीवन और 15 है वो भूमि के जीवन की बात करता है। 16 नंबर है वो शांति है ना और न्याय के बारे में बात करता है। 17 है वो कहता है भाई साझेदारी से सारी चीजें हैं वो हमें क्या करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आपके सारे जो टॉपिक्स है, सारे जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। आई होप जो पूरी आपने आर्थिक समीक्षा पढ़ी है, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो पहली क्लास से लेकर अभी तक आर्थिक समीक्षा है उसको लगातार पढ़ रहे हैं। सर आर्थिक समीक्षा ने तो पक्का दिया है, मुश्किल में निबड़ी है। देखो बेटा, कोई भी जो चीज है जो हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं मतलब न्यू जो चीज रहती है उसमें अपने पास शुरू में थोड़ा बहुत समस्या आती ही है ना। शुरू में आपको समस्या थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, फिर धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाते हैं चीजें हैं वो आपके लिए आसान होने लगती है। ठीक है भाई, आपने पहली बार आर्थिक समीक्षा पढ़ा है तो आर्थिक समीक्षा